हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू लेट्स स्टडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। आज हम इस सेशन में बात करेंगे मोस्टली रिपीटेड पीवाईक्यूज न्यूमेरिकल्स की, जो कि आज तक एचपीपीएससी और एचपीएसएससी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एई और जेई की एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। ये मोस्टली 30 से 40 ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो हर एग्जाम में या उनमें से कुछ सेट ऑफ न्यूमेरिकल्स जैसे 4 से 5 न्यूमेरिकल हर एग्जाम में वही रिपीट होते रहते हैं। तो आज हम देखते हैं अभी आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो लेट्स स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंडक्शन मोटर हैज ए रोटर रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 ohms पर फेज। इफ द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज टू 0.02 ohms पर फेज देन द मैक्सिमम टॉर्क। तो ये काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ए और जे दोनों में ही कि मैक्सिमम टॉर्क को हम अगर मैक्सिमम टॉर्क क्या रहेगा अगर हम रोटर रेजिस्टेंस को 0.01 ओहम से 0.02 ओहम्स पर फेज कर देते हैं। तो इसका आंसर सिंपल सा बनता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, रिमेन्स अनअल्टर्ड, कि कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर हम रोटर रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। तो हम मैक्सिमम टॉर्क का हम एक फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि हम किस फॉर्मूला के बेसिस पे इसको डिफाइन करते हैं कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बनता है हमारा 3/2 ओमेगा एस एन, दैट इज ओमेगा एट मैक्सिमम स्लिप इंटू V1 स्क्वायर ओवर x2 डैश स्क्वायर। तो ये जो x2 डैश स्क्वायर है, x2 है यहाँ पे रेफर्ड रिएक्टेंस टू सेकेंडरी साइड। और टी डेवलप्ड टॉर्क डेवलप्ड का फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ, जो एक अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है, दैट इज 3 ओमेगा एस एम इंटू V1 स्क्वायर इंटू R2 डैश ऑब्लिक एस, दैट इज स्लिप, डिवाइडेड बाय R2 डैश ओवर स्लिप का होल स्क्वायर प्लस x2 डैश का होल स्क्वायर। तो ये है टी डेवलप्ड, दैट इज टॉर्क डेवलप्ड का फॉर्मूला, और ये है मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला, मैक्सिमम टॉर्क। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि रेजिस्टेंस के ऊपर कोई डिपेंडेंसी मैक्सिमम टॉर्क की नहीं दिख रही है। तो इसी फॉर्मूला के बेस पे हम ये कमेंट कर सकते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क पे रेजिस्टेंस के एडअप या कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिमेन्स अनअल्टर्ड। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द नंबर ऑफ डिस्क्स इन ए स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर for 400 किलोवोल्ट्स AC overhead ट्रांसमिशन लाइंस लाइज इन द रेंज ऑफ। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, और इसका मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं या क्या कौन से फॉर्मूले से हम इसको निकालते हैं। तो नंबर ऑफ डिस्क्स इज इक्वल टू वोल्टेज पर फेज, दैट इज वोल्टेज पर फेज अपॉन वोल्टेज ऑफ अ सिंगल डिस्क। तो यहाँ पे मैं 11 kV क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि वोल्टेज ऑफ सिंगल डिस्क ये हमारी रहती है 11 kV अप्रॉक्सीमेटली, इतनी रहती है। तो अगर इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज सॉरी इस फॉर्मूले में +1 रहता है यहाँ पे। अब इस फॉर्मूले में हम अगर वैल्यू पुटअप करें तो ये आएगा 400 डिवाइडेड 5। अब हमें ये लाइन टू लाइन की वैल्यू दी है, तो इसको फेज में लाने के लिए हमें √3 से डिवाइड करना पड़ेगा इंटू 11 kV, और यहाँ पे 400 kV है। तो इसका जो आंसर, सॉरी यहाँ पे +1 भी आएगा साथ में। तो इसको अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 20.99, और +1 अगर हम करेंगे तो ये आएगा 21.99, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22 नंबर ऑफ डिस्क्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 to 23। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आता है, चाहे ए और जेई दोनों भी रिसेंटली जो भी एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका जो सिंपल सा फार्मूला इसमें जो लगता है, दैट इज प्लांट पेनल्टी फैक्टर लैम्डा इज इक्वल टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट अपॉन 1 ऑब्लिक बीपी। अगर इस फॉर्मूले में हम ये जो वैल्यूज़ हमें इस क्वेश्चन में दी हैं, अगर हम इनको फिल करते हैं तो कुछ इस तरह से रहेगा 0.012 पी प्लस 8 ऑब्लिक 1 माइनस 0.2। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 20 इज इक्वल टू 0.012 पी प्लस 8। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें पी की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि होगी ये। और अगर हम यहाँ से पी लेते हैं तो ये आ जाएगा जी 12/12 इंटू 1000, और इसका जो पावर की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 1000 मेगा वॉट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1000 मेगा वॉट। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अभी एई के एग्जाम में रिसेंटली आया है, और ये 2 बार सेम क्वेश्चन वैल्यू चेंज करके ये रिपीट हो चुका है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। इसको विजुलाइज ऐसे करेंगे, ए बैंक ऑफ 2 कैपेसिटर्स, जैसे अगर हम डायग्राम बना के भी देखें
तो ये बोल रहा है कि सीरीज़ में 2 कैपेसिटर्स हमारे लगे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम मान लेते हैं C1, C2 और जिसकी वैल्यू है 0.5 माइक्रोफ़ैराड और इसकी भी वैल्यू है 0.5 माइक्रोफ़ैराड। और इन कैपेसिटर की जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो है 450 वोल्ट्स एंड इसकी भी सेम है। अगर हम इसको 1 वैल्यू देते हैं और V ब्रेकडाउन 2 इज इक्वल टू 450 वोल्ट्स। तो आपको पता है अगर 2 कैपेसिटर्स हमारे सीरीज में लगे हैं तो इनका इक्विवेलेंट जो निकलेगा वो लाइक पैरेलल हमारा जैसे रेजिस्टेंस में सर्किट होता है उसकी तरह निकलेगा, लाइक C1 C2 ऑब्लिक C1 प्लस C2। तो इसकी जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5 इंटू 0.5 ऑब्लिक 0.5 प्लस 0.5 और ये माइक्रो फराड में है सारे, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0.25 अपॉन 1.0। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आएगी सी क्यूबेंट की आएगी 0.5 माइक्रो फराड। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस तो ये हैं जिनमें कि 0.25 माइक्रो फराड वैल्यू हमें सी क्यूबेंट की दी है, लेकिन जो इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज निकलेगी कैपेसिटर की वो ऐसे निकलेगी बी ब्रेकडाउन ऑफ कैपेसिटर 1 एंड बी ब्रेकडाउन ऑफ कैपेसिटर 2। तो इसका रहेगा हमारा 450 वोल्ट्स प्लस 450 वोल्ट्स विच इज इक्वल टू 900 वोल्ट्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज 0.5 माइक्रोफैराड एंड 900 वोल्ट्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two insulator discs of identical capacitance value C makes up a string for a 22 kV 50 Hz single phase overhead line insulation system. If the pin to earth capacitance is also C, then the string efficiency is। तो पहले तो हम इसमें स्ट्रिंग एफिशिएंसी का क्या होती है उसका फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, दैट इज स्ट्रिंग एफिशिएंसी विच इज इसका जो फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग फेज वोल्टेज ओब्लिक एन इंटू ये जो एन है ये है एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्क, कितनी डिस्क हमारे स्ट्रिंग में लगी हैं, एन इंटू वोल्टेज ऑफ डिस्क नियरेस्ट टू अर्थ, सॉरी नियरेस्ट टू अर्थ कंडक्टर। तो अभी इसमें इसको हम एक जैसे एग्जामिनेशन में नॉर्मली याद करने के लिए ऐसे भी करते हैं जो ऑपरेटिंग फेज वोल्टेज दैट इज जैसे हमारी दो डिस्क लगी हैं V1 प्लस V2 ऑब्लिक 2 इंटू B2। अगर हम B2 को जैसे अगर B2 को हम जैसे हमारी एक ये डिस्क है और ये डिस्क है, फॉर एग्जाम्पल ये कंडक्टर है हमारा, तो ये वोल्टेज हमारी B2 है, ये B1 है, तो ये हुई हमारी वोल्टेज ऑफ डिस्क नियर टू अर्थ कंडक्टर। तो अगर हम इसको देखते हैं तो B1 की वैल्यू तो हमारी V1 ही रहेगी, लेकिन अगर B2 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस के इंटू V1। अब के क्या होता है, के इज पिन टू अर्थ, दैट इज पिन टू अर्थ कैपेसिटेंस। तो पिन टू अर्थ कैपेसिटेंस हमारी वो भी सेम सी है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और B2 की जो हमारी वैल्यू यहाँ पे बनेगी वो बनेगी 2V1 के इक्वल्स में। तो यहाँ पे ये B2 की वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट है। अगर B2 की वैल्यू अगर हम गलत निकालते हैं या हमें ये फॉर्मूला याद नहीं है तो हमारा ये क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पे V1 की तो एज इट इज़ V1 रहेगा और B2 की जगह हम लिखेंगे 2V1 ऑब्लिक 2 इंटू, अब B2 की यहाँ पे फिर से हम B2 की जगह 2V1 वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा 3V1 ओवर 4V1। तो V1 से V1 गया और 0.75 और अगर इसको परसेंटेज में हमने निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 75% इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 75%। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A DC series motor develops a torque of 10 Newton meter at 2 amperes of load current. If the current is increased to 4 amperes, the torque developed will be। तो जैसे कि हम डीसी मशीन में पढ़ते हैं टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई इंटू आई। तो अब ये तो डीसी मशीन में नॉर्मली फॉर्मूला होता है, लेकिन जब हम डीसी सीरीज मोटर की बात करते हैं तो ये जो फाई है दैट इज फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाता है। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो ये हम डीसी सीरीज में देखते हैं, डीसी सीरीज मोटर में देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक ये क्वेश्चन बनाते हैं टी ऑब्लिक सॉरी न्यूटन मीटर, ये आप ये तो अंडरस्टूड ही है, इसका लिखने का कोई वो नहीं है और हमें 4 एम्पियर्स पे ये चाहिए।
बाई 2, क्योंकि 10 न्यूटन मीटर जो है वो 2 एम्पेयर पे है, और जो हमारा टॉर्क हमसे पूछा गया है वो 4 एम्पेयर्स पे पूछा गया है। और जैसे हम फॉर्मूला में देख पा रहे हैं, करंट का इस फॉर्मूला में स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे। तो 2 टू ज़ा 4 एंड टॉर्क इज इक्वल टू 10 इंटू 4, दैट इज 40 न्यूटन मीटर। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। और ये काफ़ी बार, और लेक्चर्स अभी जो 2021 में लेक्चर्स का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in series RLC circuit, R is equal to 5 ohms, XL is equal to 10 ohms, XC is equal to 15 ohms. If the circuit is fed from a voltage source of 100 sin 314 t volts, then RMS current will be। तो हमें इसमें RMS करंट निकालना है। तो पहले तो हमें, जैसे करंट हम निकालेंगे तो पहले हम देख लेते हैं। तो RMS करंट, जैसे AC सर्किट है तो जैसे B इज इक्वल टू आई आर का होता है, तो इसमें B अपॉन Z हो जाएगा। तो पहले हमें इंपीडेंस इसमें निकालना पड़ेगा। तो इंपीडेंस हम कैसे निकालते हैं, Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स की का होल स्क्वायर इंटू ऑल अंडर रूट। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये आता है 5 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 15 का होल स्क्वायर अंडर रूट, विच गिव्स अस 25 प्लस माइनस 5 होल स्क्वायर, दैट इज 25 अंडर रूट। तो z हमारा यहाँ से आता है अंडर रूट 15। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, अब फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। ये देखते हैं किस लिए हम ये ऐसा रख रहे हैं। तो I इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे वोल्टेज दी है इस फॉर्म में, Vm साइन ओमेगा टी, इस फॉर्म में हमें वोल्टेज दी है। लेकिन जब हम RMS की बात करेंगे तो RMS निकालने के लिए, दैट इज बी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाय रूट 2। तो हम यहाँ पे जो वैल्यू पुटअप करेंगे वो करेंगे 100 अपॉन अंडर रूट 2, और जेड तो हमारा आएगा ही, तो अंडर रूट 15। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 10 एम्पियर्स। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, वो वेरी बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं। लेकिन क्योंकि जैसे हमें मैक्सिमम गलती हम कहाँ करेंगे कि हम बी एम को बी आर एम एस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, जिससे हमारा जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो रॉन्ग आएगा। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 10 एम्पियर्स। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Two generating stations connected to a load center having capacity of 50 MVA and 75 MVA delivers 100 मेगावाट to the load। अब इस लाइन तक हमें एक चीज़ तो क्लियर होगी कि दो हमारे जनरेटिंग स्टेशंस हैं और वो टोटल मिलके 100 मेगावाट लोड डिलीवर कर रहे हैं। तो हमारी एक इक्वेशन तो यहाँ पे ये बन जाएगी, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 100 मेगावाट। ठीक है जी, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें आगे क्या बोला है, द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्लांट 1 इज 15 प्लस 0.15 P1 and that of the plant 2 is 18 plus 0.15 P2। What are the values of P1 and P2 respectively। जब हम P1 और P2 की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हम IC1 दैट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ पावर प्लांट 1 इज इक्वल टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ पावर प्लांट 2 रखेंगे, जिससे कि हमें P1 और P2 की फॉर्म में वैल्यूज या वैल्यू मिल जाए, हमारी एक इक्वेशन मिल जाए। तो हम IC1 की वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं और IC2 की, दैट इज 18 प्लस 0.15 P2। अब P1 और P2 की जो कोफिशिएंट है उनको हम एक तरफ ले आते हैं ताकि हमारी इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाए। 18 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 3। अब जैसे कि हमें डेसिमल में इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 15 P1 माइनस 15 P2 इज इक्वल टू 300। सिंपल मैथमेटिक्स की इक्वेशन ही सॉल्व करनी है इसमें। अब जैसे इसमें हम जो हमारी इक्वेशन 1 है उसको सॉल्व करते हुए हम जैसे यहाँ पे लिखते हैं P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 100। तो इसको नॉर्मली हम अगर प्लस भी करेंगे तो इसको 15 से हम गुणा करते हैं ताकि हम इसको इजीली काट सकें। तो 15 15 और यहाँ पे हमारा 1500 हो जाएगा। अगर हम इसको सिंपल प्लस करते हैं तो ये तो हमारे P2 वाली वैल्यू कट जाएगी, और 30 P1 इज इक्वल टू 1800। तो यहाँ से हम इजीली P1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाय 30 विच इज इक्वल टू 60 मेगावाट। और इसी वैल्यू को हम अगर इक्वेशन 1 में पुटअप करते हैं तो P2 की वैल्यू वहाँ से हमारी आ जाएगी 100 माइनस 60 मेगावाट विच इज इक्वल टू 40 मेगावाट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 60 मेगावाट एंड 40 मेगावाट। तो मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद रिपीट हुआ क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ जनरेटिंग स्टेशन हैज़ ए मैक्सिमम डिमांड ऑफ 30 मेगावाट, load factor of 60% and a plant capacity of 50%, the reserve capacity of the plant is। तो हम रिजर्व कैपेसिटी जब हम निकालेंगे तो इसके लिए हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज रिजर्व कैपेसिटी इज इक्वल टू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माइनस हमारी मैक्सिमम डिमांड। ये हमारी मैक्सिमम डिमांड
कितनी है। तो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड तो 30D है, लेकिन हमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो इंस्टॉल्ड जब हमें जो भी डाटा दिया है इसके बेसिस पे हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ प्लांट कैपेसिटी फैक्टर ऑब्लिक प्लांट लोड फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड ऑब्लिक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुटअप करके हम जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारी जो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है उसकी वैल्यू है 0.5, प्लांट लोड फैक्टर की वैल्यू है 0.6 और हमारा जो मैक्सिमम डिमांड है वो 30 है। और इससे हमें जो IC दैट इज इंक्रीमेंटल सॉरी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 36 मेगावाट। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं और जो हमारी रिजर्व कैपेसिटी है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 36 माइनस 30 मेगावाट दैट इज 6 मेगावाट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 मेगावाट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A power plant has a maximum demand of 15 megawatt. The load factor is 50% and the plant capacity factor is 40%. The operating reserve is, इसमें भी हमें रिजर्व कैपेसिटी ही निकालनी है। तो सेम जो लास्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला हमने यूज़ किया था वो ही हम यूज़ करेंगे, दैट इज प्लांट कैपेसिटी फैक्टर अपॉन प्लांट लोड फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड अपॉन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो अगर इसी फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं दैट इज 0.5 अपॉन 0.4 इज इक्वल टू 15 अपॉन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो हमारी यहाँ से निकल के आएगी वो होगी 18.75 मेगावाट। और जो हम ऑपरेटिंग रिजर्व दैट इज रिजर्व कैपेसिटी हम इसमें निकालेंगे फिर वो आ जाएगी 18.75 माइनस हमारी मैक्सिमम डिमांड 15। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3.75 मेगावाट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3.75 मेगावाट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर द चैनल। और आपको इन सब क्वेश्चन की PDF चाहिए तो प्लीज़ इस टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कीजिए ताकि मैं आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड करवा सकूँ। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और अभी तो ये हम सीरीज़ चला रहे हैं मोस्टली रिपीटेड न्यूमेरिकल्स की, लेकिन कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स भी हैं जो हर पेपर में हमें नए न्यूमेरिकल या यूनिक टाइप के न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही हमारे न्यूमेरिकल्स 1 2 से 3 वीडियो में खत्म हो जाएंगे रिपीटेड, तो उसके बाद आपको मैं यूनिक न्यूमेरिकल जो हमें अलग न्यूमेरिकल हर क्वेश्चन पेपर में 1 2 ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जो हर बार अलग से आते हैं तो वो भी सॉल्व करवा दूंगा।